कि हाई परफॉर्मिंग कंपनीज आर रूथलेस अबाउट रिवॉर्ड डिफरेंशिएशन। डेटा तो हमेशा से था, हमने उस डेटा को यूज करना ही नहीं सीखा। सीईओ की सैलरी और फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी में 10% 10 टाइम्स फर्क होगा। Hi, my name is Rahil Bhatt. Welcome to Unboxing Success. Sajjad Parmar is the CEO and founder of the Talent Accelerator. He is an HR leader with over 20 years of expertise in global HR and total rewards. In the last 20 years, generally HR has moved quite well ahead. Technology practices, data has to become your language. He leverages data to not only help organizations improve their bottom line, but also create safe workspaces for employees. Everybody's struggling. I'm struggling, I know. So we need to find a way, and at a strategy level, we need to figure out how do we take care of our employees. आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑब्वियसली इज एचआर। तो ये भी आई थिंक जो मैंने जहाँ तक मैंने देखा है कि अभी एक रीसेंट स्टार्टअप जो क्लोज डाउन, उनका मैं एक पढ़ रहा था कि जो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए थे और लोगों ने लिखा हुआ था कि वी सेइंग गुड बाय टू हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं किसी का ब्लॉग या पढ़ रहा था तो उसने बोला कि वी हैड द बेस्ट टीम, वी हैड द बेस्ट पीपल, वी हैड द बेस्ट एक्सपर्टीज, सारा कुछ था हमारे पास। मैं कि जब सब कुछ बेस्ट था तो बंद कैसे हो गया? सो पॉइंट ये कि टू हैव एन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट होना जरूरी है या राइट होना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रॉम एन एचआर पर्सपेक्टिव व्हाट वुड यू सजेस्ट कि जो भी अभी ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है कि यूनिकॉर्न्स बनने का सोचना या पूरी दुनिया में ये स्टार्टअप का एक जो वेव आया हुआ है और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हैं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस जहाँ पे एचआर इन्वॉल्व है? आई थिंक वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को भर लिया जाता है, अच्छा सा ऑफिस ले लिया, एक्सपेंडिचर वहां हो रहा है जहाँ बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो व्हाट वुड योर सजेशन बी कि जहाँ जो ऐसे लोग सोच रहे हैं? लेट मी गिव एन एग्जांपल। हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग में क्या होता है कि एक उसकी फाउंडेशन होती है, फिर वो सरिया लगता है, फिर उसमें सीमेंट लगता है, आपके वो ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें विंडोज हैं, ये सब है। अब मसला ये है कि अगर एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई डिवाइड दिस इनटू व्हाट आई कॉल द स्ट्रक्चर एंड देन व्हाट आई कॉल द बेल्स एंड विसल्स व्हिच इज द ऑप्टिक्स। अब मसला ये कि हम लोग कभी कभार स्पेशली स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी हम लोग ज़्यादा टाइम और ज़्यादा जो शो मचाते हैं ना, मचाते हैं कि यार इसमें बल्ब कौन सा लगेगा, इसमें सोफ़ा कौन सा आएगा, इसमें हम फैंसी फूड्स कौन से देंगे, स्लीपिंग पॉड्स होंगे नहीं होंगे। लेकिन जो आपने बिल्डिंग खड़ी करी है ना, अगर वो फाउंडेशन या वो सरिया सही तरीके से, वो आर्किटेक्ट जो हम काम करते हैं कि यार उसकी फाउंडेशन मजबूत है, बारिश हो तूफान हो, बिल्डिंग हैज़ टू सर्वाइव। तो एचआर में काफ़ी सारी फंडामेंटल चीज़ें हैं विच वी वर्क ऑन फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव, कि अगर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट, आपकी गवर्नेंस, आपकी पॉलिसीज़, हाउ यू मैनेज, हाउ यू हायर, हाउ यू एग्जिट पीपल, हाउ यू अपस्किल पीपल, अगर वो बेसिक कुछ चीज़ें नहीं होंगी ना, तो जितना भी आप फ्री लंच दे दें, ठीक है, आप जितनी भी ज़बरदस्त किस्म के बल्ब लगा दें, सोफे लगा दें, वो एक हद तक चलेगा। अब मैं आपको उसका कंपैरिजन देता हूँ कि इफ़ यू लुक एट एनी ऑफ द लार्ज मच्योर कंपनीज इन द वर्ल्ड, ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, बट एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखी है ओवर 20 ईयर्स कि जो ये सारी स्टैंडर्ड बड़ी मच्योर कंपनीज है ना, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि ठीक है बाकी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैव टू बी एब्सोल्युटली रोबस्ट। तो मैं एग्जांपल दूँ दो तीन इंडस्ट्री से जिनके साथ मैंने काम करा है कि द बॉटम लाइन इज एज इंपॉर्टेंट एज द टॉप लाइन। इनफैक्ट इन सम केसेस द बॉटम लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट। कि देखिए ग्रोथ सिक्लिकल होती है, अल्लाह माफ़ करे कोविड आ गया, द वर्ल्ड शट डाउन, टॉप लाइन तो आ रही नहीं है। दे सेड कि हमें वो बॉटम लाइन तो कम से कम डिफेंड करनी पड़ेगी, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी के लिए इट्स नॉट द ग्रोथ, इन माई एक्सपीरियंस इट्स द प्रॉफिटेबिलिटी दैट्स गोना अलाउ यू टू ऑपरेट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में फंडामेंटली जो स्ट्रक्चर का काम है ना, इनफैक्ट जो मेरा अपना एरिया है दैट्स अराउंड कॉस्ट, गवर्नेंस, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टार्टअप्स में दूसरी, इनफैक्ट मेरे कुछ फाउंडर्स के साथ बात हुई, दो लोग छोड़ के जाते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई बिजनेस बंद होने वाला है, राइट। एंड आई एडवाइज देम कि अच्छा बताएं कि जो बंदा छोड़ के जा रहा है तो हाउ ईजी इज इट फॉर यू टू हायर ऑन दोज रोल्स। वो कह रहे वो मसला नहीं है। तो मैंने कहा मसला क्या है फिर अगर बंदा छोड़ के जाएगा, देयर इज नो कंपनी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट लूज पीपल। आप गूगल ले लें या माइक्रोसॉफ्ट ले लें, जो भी बड़े नाम है राइट इन द मार्केट, वहाँ पे भी छोड़ के जा रहे हैं, राइट। दे आर ऑल्सो लूजिंग पीपल बट दे नॉट वरीड अबाउट कि बंदा छोड़ के जा रहा है, दे नो द वैल्यू ऑफ द ब्रांड। And if you work in a company like that, what meaning it gives to employees, right? From an experience perspective, from a compensation perspective, from a learning perspective. तो अगर आपकी ability market से hire करने की अच्छी है, then you should not be worried about losing people. Yes, I would say, I would qualify कि अगर कुछ ऐसे roles हैं या skill set हैं जो वाकई में market में नहीं है,
देन आइड से मे बी इन दोज केसेस आप थोड़ा सा बी अ बिट मोर कंसर्न कि यार हमारे पास ये मार्केट में अगर 17 बंदा बैठा है पाकिस्तान में जिसकी हु इज़ एन एक्सपर्ट इन एआई, और आपकी ऐसी बिजनेस है जहाँ पे यू नीड एन एक्सपर्ट इन एआई, अगर वो बंदे का आपको लगता है कि छोड़ के जाएगा, देन आई से यू वरी अबाउट इट. बट अगर 100 बंदा है तो उसमें से मेरे एक्सपीरियंस में 80 बंदा छोड़ के जाएगा, आपकी कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू हायर फ्रॉम द मार्केट. तो ये थोड़ा सा अगेन आता है एक्सपीरियंस के साथ. एज यू स्पेंड टाइम बिल्डिंग अ बिजनेस, पीपल विल लीव, पीपल विल कम. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हम ये भी देखते हैं कि कन्वेंशनल बिजनेसेस जो हैं, स्पेशली जिनको हम सेठिया बिजनेसेस सही, कहते हैं, सही. या ऐसे बिजनेसेस जो कि एक अपने कोई किसी मॉडर्न टर्म्स को या उनको रिकग्नाइज भी शायद सही, नहीं करते, सही. मगर वो जैसे हमेशा से थ्राइव करते रहे हैं सही. और आज भी कर रहे सही हैं, है. इवन दो कि वो शायद उस फ्यूचर की उस तरह से नहीं सोच सही है, रहे. बिल्कुल. तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? वो क्या ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ठीक है नाम का शायद एचआर ना हो, बट देयर इज अ मैकेनिज्म. सही है. वो क्या मैकेनिज्म है या वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं? A few thoughts on that. देखिए, एक तो ये है कि even for big businesses, especially अगर हम family owned business की बात करें, what got you here might not take you further, right? क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आ रही है, एडॉप्शन आ रहा है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हो रही है, राइट? तो अगर आपने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करा तो एक तो वो फैक्टर है. दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अगर हम पिछले 20-25 साल में देखें, all these businesses that have grown, right? They've come to a point, and I joke with my friends कि यार why is it that we are very happy growing at 5%, right? Good or bad, I work with a few other nationalities जहाँ पे दूसरे कंट्रीज में होता है कि यार हम एक साइज से पहुँच गए, you want to expand. We have lot of businesses here who are just very happy operating जिस तरह चल रहा है वो चलने दो. और मुझे होता है कि यार बिजनेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से why are you not excited about expanding internationally? You have amazing brands, right? तो मुझे लगता है कि एक हद तक वो बिजनेस ग्रो हो गया है, राइट? बट वो मुझे लगता नहीं है कि कितना ग्रो करेगा. देखिए, अल्टीमेटली डोमेस्टिक मार्केट इज ऑफ सर्टेन साइज. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, बट अल्टीमेटली इफ यू वांट एक्सपैंड, राइट, यू हैव टू गो आउटसाइड. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द अदर बिजनेसेस हैव डन ग्लोबली. अगर आप थोड़ा स्टडी करें, देयर आर मेनी केस स्टडीज जहाँ पे अल्टीमेटली डोमेस्टिक मार्केट्स आपको एक्सपैंड करना जरूरी है. एक तो वो बात है. दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक योर पॉइंट अराउंड कि भाई ये बिजनेस ग्रो करा है, एचआर स्ट्रक्चर है नहीं है, इट्स अ फैक्ट अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी उतनी ज़्यादा है, राइट? अगर मैं आपको अपने एरिया की बात करूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पनसेशन, राइट, तो आई एक्चुअली सी मैसेजेस ऑन ग्रुप्स जहाँ पे कहते हैं कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजमेंट, उसको हम तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपये है, राइट? एंड ऑनेस्टली इट बॉइल्स माई बर्ड कि आपका मिनिमम एज टेक्निकली राइट नाउ इज 32,000 रुपीज़, which means that's the minimum anybody should be getting, and you're saying that there is a management position with 2 years of experience and we're going to give them इसकी सैलरी जो है 40,000 रुपीज़ है. अभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है मुझे बताएं? क्योंकि मार्केट हमारी ऐसी डायनामिक्स ऐसे हैं फॉर मेनी ईयर्स कि हमारे यहाँ पे वी हैव दिस whole maybe hundreds of thousands of people who need jobs. They have no choice but to agree to these jobs and these pays, right? कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं. अगर हमारी, and I think the same if you flip the equation and if you talk about multinational companies, to that extent, yes, they don't have such practices, at least in my view, because एक बना हुआ है, structured है. Most of these companies are also public listed companies, तो governance बढ़ जाती है. तो I think for family owned businesses, I still see that there is a huge gap in HR practices, unfortunately. I have a few clients, so मैं deal कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितना differences है practices में, but I think exploitation is also quite high. बहुत सारे कन्वेंशनल बिजनेस को मैंने देखे जिनके शायद बच्चे आए, जो अब Yeah. न्यू ब्लड व्हेन Yeah. न्यू ब्लड केम इन टू द बिजनेस, उनको अंदाजा हो गया कि यार अब ये ठीक है, अब तक जो होता रहा है Exactly. ये उस लिहाज से बहुत अच्छा होता सही है. है. बट टू ग्रो फर्दर, टू हैव पीपल लुकिंग एट अस इन अ सर्टेन वे, जेन जी को अगर हमने बिल्कुल. इंक्लूड करना है अपने बिजनेसेस के अंदर, तो वी हैव टू मोल्ड Absolutely. आवरसेल्व्स और वी हैव टू अडैप्ट दीस बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिसेस. ऐसे ही है. तो नहीं, सो आप ये देखें ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी हैव टेक्निकली 4 जनरेशंस वर्किंग इन अ बिजनेस, राइट? आपका बूमर्स हैं, एक्स हो गए, मिलेनियल्स हो गए, और व्हाट वी कॉल जेन जी, राइट? एंड somebody who's about to retire is very different from somebody who's just graduated. अब हो ये रहा है कि हमारे पास कंपनीज ने, एंड आई स्टिल अगेन that's my observation, कि कंपनीज have fully not understood how to manage these 4 generations. अब टू योर पॉइंट एग्जैक्टली कि जो नया बच्चा आ रहा है या बच्ची आ रही है, उसकी तो मेंटालिटी है ही नहीं ना, जो इवन व्हेन आई ग्रेजुएटेड 22 years बैक, कि भाई बस जॉब पकड़ लो, बस वी हैव टू रन द हाउस, व्हिच इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट और कोई हमारी अपनी क्या पसंद है नहीं पसंद, इट डजंट मैटर. दे वांट वर्क लाइफ बैलेंस, दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी, दे वांट फोकस ऑन वेलनेस,
दे वांट टू लुक गुड, लाइफस्टाइल लाइक यू सेड। अब हो ये रहा है कि हमारे पास हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है कि किस तरह हो सके। आई एक्चुअली हैव अ कपल ऑफ क्लाइंट्स आई एम वर्किंग विद जिन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये बोला कि हमारे पास वी गॉट दिस लिस्ट ऑफ लीडर्स जिनकी थिंकिंग वही 25 साल वाली पुरानी है, एंड देर फाइंडिंग इट हाउ टू रिकनसाइल कि जो नया बच्चा आ रहा है इसकी हम बात क्यों सुने, राइट? एंड सो देर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विथ हायरिंग एंड रिटेनिंग द यंगर लॉट, राइट? तो ओनस आता है कि जो आपकी हमारी 25-30 साल पहले जो भी लीडर्स थे, दे हैव टू रीथिंक, जो हम बात करें कि व्हाट यू हियर माइट नॉट टेक यू टुमारो। वो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था उसके डायनामिक्स अलग थे, राइट? अभी जो डायनामिक्स है वो बहुत अलग है। और दूसरा पॉइंट टू ऐड कि इन अ मार्केट लाइक आवर्स वी नेवर हैड अपॉर्चुनिटीज टू बी अ फ्रीलांसर बिफोर। There's an estimate that there are 100 to 200,000 freelancers working in the country. I work with freelancers exclusively. तो मुझे पता है कि there are freelancers जो full time freelancers हैं, there are people who do a job and they are freelancing on the weekend separately and they're waiting कि अगर freelance को उनका business pick हो गया because USD में पैसे आ रहे हैं, वो job आप छोड़ देंगे। To that extent, now we also have the startup environment कि good or bad, it's easy to start and become part of a startup. तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल था कि हमें बड़ी कंपनी में काम करना है, सो कॉल्ड जो बड़े हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयर ब्रांड्स हैं, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इट्स द वैल्यू ऑफ द ब्रांड्स आर देयर, बट जो एक होता था ना लोग मर रहे होते थे काम करने के लिए, वो ऐसा नहीं है बिकॉज नाउ पीपल हैव अपॉर्चुनिटीज। एंड टू द वर्स्ट पार्ट इज कि जो हमारा पिछले 2 साल में ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है कि जिसको जो मौका मिल रहा है वो भाग रहा है। तो आई थिंक टू एक्सटेंड आगे टैलेंट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज नीड टू रियलाइज कि ठीक है चल रहा है चलने दो, बट आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू गेट द राइट स्किल सेट। हमारे पास वैसे ही अच्छे स्किल सेट के लोग ज़्यादा नहीं हैं, कोई भी फंक्शन हो उसमें ये सारे आप एक्सटर्नल फैक्टर्स आप ऐड करें तो इफ़ वी डोंट डू द राइट थिंग राइट नाउ इन मे बी 3-4-5 years टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जैसे अगर आपकी सीवी देखें या मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम आर एरा, तो हम देखते हैं कि 7 साल 10 साल 5 साल आपने एक कंपनी में काम किया होता है और उससे पहले आप छोड़ना भी नहीं चाहते कि नहीं यार हमारी सीवी बुरी लगेगी। अब तो ये कि 6 महीने 2 साल इस 2 साल का मतलब है आपकी जिंदगी गुजरेगी। तो बच्चों को तो आपको मोटिवेटेड रखना है। व्हाट आर तो ऑब्वियसली क्योंकि यू आल्सो बिकॉज हमारी जब इनिशियली बात हुई तो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट जो की बात जो आपने मुझे बताई कि यार वी क्रिएटेड सिस्टम्स, वी क्रिएटेड दीज पैकेजेस बेसिकली कि जहां अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस में आप कर सकते हैं। सो जो सबसे बड़ा जैसे हमने कहा ये टैलेंट एक्विजिशन है, फिर टैलेंट रिटेन करना। जी जी। तो उसके लिए कोई सिंपल सा जो एक थंब रूल क्या है, 4-5 चीजें उसके बारे में कुछ? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, लेट मी गिव एन एग्जांपल फर्स्ट, शेयर रिसर्च फर्स्ट। पिछले 30 साल में मल्टीपल रिसर्च हुई है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड आप अगर आपकी ये मैंने अभी बिल्कुल कोविड के बाद भी मैंने रिपोर्ट देखी, जब फाइनेंशियल आपका 2008 था 9 में फाइनेंशियल आपका क्राइसिस आया था तब भी रिपोर्ट आई थी, मैंने उससे पहले वाली भी देखी है। इट्स कंसिस्टेंट दैट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 2 out of 3 companies in the world are either looking to change their performance system or they are already wanting to। ठीक है, इसका मतलब है कि even right now in 2023 60 to 70% companies are not happy with their performance system। एक अच्छी चीज़ कोविड के बाद ये हुई है कि जो 2-3 बड़ी कंपनीज जो रिसर्च करती हैं ग्लोबली विद कॉर्पोरेट्स, उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो फल्क्रम है ना इस इशू का वो है मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे बताएं वो कौन सी कंपनी है जो अगर कल आपको वो जॉब दे दे आप सब कुछ छोड़ के आप जॉब ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, दे गिव यू द पे यू वांट, दे गिव यू द जॉब यू वांट एंड इट्स द कंपनी यू बीन डाइंग टू वर्क फॉर। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ एंड यू हैव द वर्स्ट मैनेजर दैट यू कैन इमेजिन। तो उस जॉब की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में चली जाएगी। फ्लिप करें, इट्स अ कंपनी, आपके पास चारा नहीं था, यू हैव टू रन योर हाउस, यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, आपने ज्वाइन कर ली, पैसे भी बस ऐसे ही थे, लेकिन आपको एक ऐसा मैनेजर मिला जिसके साथ काम करके बोला कि यार मुझे तो इतना सीखने को मिल रहा है, ही इज गॉट माई बैग और शी इज गॉट माई बैग एंड यू नो इट्स नॉट दैट बैड एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैनेजर। सो मैं कहता हूँ कि रिटेंशन में, मोटिवेशन में, एंगेजमेंट में, करियर डेवलपमेंट में द रोल दैट मैनेजर प्लेस उसका मतलब कोई इक्वल नहीं है। इनफैक्ट जो कोविड के बाद फ्यूचर ऑफ वर्क में और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट आया है काफ़ी कि व्हाट डज एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मीन इन 2023 इन 2025। बहुत सारी कंपनीज ने राइटली सो रियलाइज कर लिया है, बल्कि आई रेड दिस रिसर्च अबाउट 6 months बैक जिसमें दे इंटरव्यूड अबाउट इफ आई रिमेंबर करेक्टली 80 of the largest head of HRs across the world for the largest companies and the number 1 strategy जिस पे वो काम कर रहे हैं वो है मैनेजर लीडरशिप डेवलपमेंट। क्योंकि सबने देख लिया है कि अगर मैनेजर ही इफेक्टिव नहीं है तो 70 to 80% ऑफ आपका एक्सपीरियंस जो है वो
मतलब उसको इम्पैक्ट करता है। तो आप पैसे अच्छे दे रहे हो, मैनेजर खच्चड़ हो एक नंबर का, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? सो रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजर बिकम्स द फलक्रम, बिल्कुल बीच आपका सेंटर पॉइंट आ जाता है। वही डिसाइड करेगा आपको क्या देना है, आप पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह का एंगेजमेंट रखना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक और इशू आता है कि अगर आप टिपिकली अगर किसी बंदे से पूछ लें कि आर यू हैप्पी विथ योर वैल्यूएशन फ्रॉम लास्ट ईयर, 80% मिल से मैं मानता ही नहीं हूँ वैल्यूएशन को, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मसला है कि मैनेजर एम्प्लॉय से बात ही नहीं करता है। बात होती तो वो होती कि यार काम हो गया, वो ईमेल हो गई, वेंडर को कॉल कर ली, देयर इज नो रिलेशनशिप बिल्डिंग। आई हैव एक्चुअली मेट पीपल इन ड्यूरिंग माई करियर, अभी भी मैं काफ़ी आई डू कोचिंग एंड मेंटरिंग टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। मुझे कहते हैं हमारा मैनेजर हमारे सामने बैठा होता है लेकिन पूरे साल में हमसे बात नहीं करता है। बात वही होती है कि भाई वो ईमेल फॉलो कर लिया, देयर इज नो रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब वो बच्चा बैठा है, काम कर रहा है, बट उसको मतलब देयर इज नो एंगेजमेंट विद द कंपनी बिकॉज इट्स थ्रू द मैनेजर। उसको टफ टाइम आएगा, वो मैनेजर के ही सपोर्ट से आएगा या जाएगा, और वाइस वर्सा। सो वी नीड टू फिगर आउट एंड वी नीड टू इम्प्रूव द मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बिकॉज वो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस पे बहुत फर्क पड़ती है। मैं ये पर्सनली देख चुका हूँ। वन ऑफ द रीजंस आई स्टेड इन माई लास्ट कंपनी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड वाज आई हैड द बेस्ट मैनेजर आई वर्क फॉर, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी शी गेव मी, वो मुझे पता है दुनिया की और कंपनी मुझे नहीं देती। एंड आई स्टेड 2-3 years लॉन्गर देन दैट। मुझे बेहतर शायद जॉब मिल जाती, बट जो वो मैनेजर का इम्पैक्ट था ना, वो इट वाज जस्ट टू मच। So, another question that comes from this conversation is कि ठीक है हम employees को और नए बच्चों को सबको तो कोच करते हैं, मगर हमारे managers और bosses को कोच करने की I think ज़्यादा ज़रूरत है। Absolutely. तो कोई ऐसे programs हैं that you are working on these days जो इनके लिए specially हों, और then cause obviously जब आप हायर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं देयर आर आल्सो ईगोज, तो उनको मैनेज करना वो भी एक आई थिंक कोई आपको आके बता रहा है कैसे काम करना है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? तो दोनों में डिवाइड करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहला तो ये है कि एक्चुअली द ओनस ऑन द एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप इन माय व्यू इज एक्चुअली ऑन द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉय। देखिए मैनेजर एक सीनियर लेवल पे है, उसका काम है काम करवाना, ठीक है, दे हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हो ये रहा है कि क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर हम बात करें इस टॉपिक की कि मैनेजर एम्प्लॉय से बात ही नहीं कर रहा, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। सबसे एक रीजन जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी करा है, मैं भी द थिंग आई एम वर्किंग ऑन, इनफैक्ट वन ऑफ द इंटरवेंशंस आई हैव क्रिएटेड इज हाउ डू यू अपस्किल मैनेजर इन हैविंग द राइट कन्वर्सेशन। अब मैं टिपिकल एग्जांपल लेता हूँ किसी परफॉर्मेंस ईयर की, या कोई भी अगर मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एक तो भाई कि इस साल हमें क्या काम करना है, व्हाट इज द टारगेट वी हैव टू, ऊपर से स्ट्रैटेजी आ रही है, प्लान ये है, हमें ये अचीव करना है, तो वो की टारगेट सेटिंग। फिर ड्यूरिंग द ईयर कॉन्वर्सेशन होती है कि काम हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये वो, ठीक है। फिर होती है एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन। यहाँ पे दो बहुत चीज़ें जो मिसिंग है ना, और ये मैं अभी टेस्ट करी विद 2-3 कंपनीज आई एम वर्किंग विद। मैंने ओपनली मैनेजर्स को बोला कि मुझे बताएं कि डू यू एक्चुअली नो व्हाट योर एम्प्लॉयज करियर एस्पिरेशन इज। 90% मैनेजर्स डिड नॉट नो कि मेरा एम्प्लॉय एक्चुअली अपने करियर से, अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। दैट्स अ ह्यूज गैप। वो पूछना भी नहीं शायद चाहते हैं, उनको परवाह ही नहीं है ना ये। तो मैंने कहा यार, फॉर मी इज वेरी शॉकिंग बिकॉज आई हैव हैड अ फ्यू मैनेजर्स हु बीन वेरी ब्लेस्ड। तो मुझे बड़ी शॉकिंग होती है, एंड आई टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन माय एम्प्लॉय कि तुम ये जो जॉब कर रहे हो, ये तुम्हारा जो भी प्लान है उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है नहीं कर रहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट? बिकॉज मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि व्हेन यू हेल्प योर एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉय हेल्प्स यू बैक, दे मेक यू सक्सेसफुल। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑन योर ओन, नो मैटर हाउ अमेजिंग यू आर। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है, और ये मैं ओपनली कहता हूँ कि द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एन एम्प्लॉय इज नॉट गिव देम फीडबैक, अच्छा या बुरा। अच्छा तो सब बोलते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉई ने कोई लेट्स से गलती कर दी है या कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, तो एक फीडबैक देने का तरीका होता है। मैंने ये भी ट्राई करके देख लिया लाइव। 95% मैनेजर्स डू नॉट नो हाउ टू गिव कैंडिड, ट्रांसपेरेंट एंड इफ नीड बी रूथलेस फीडबैक। अगर बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंसल्ट करें, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज टू हेल्प देम इंप्रूव। यू कैन नॉट हेल्प समबडी इंप्रूव जब उसको आप फीडबैक नहीं दे रहे हो। अब इसकी लाइव एग्जांपल होती है, पूरे साल हम कहते हैं तुमने बड़ा जबरदस्त काम करा है, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, एवरीथिंग। बंदा कह रहा है यार मेरे बॉस खुश है, 11 बार कह चुका है कि मैंने अच्छा काम करा है। एंड ऑफ द ईयर में वैल्यूएशन आती है कि यू डन वेल, एवरेज रेटिंग। एंड लोग कहते हैं भाई, ये मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि पूरे साल तो आपने मुझे बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, तो फिर एवरेज रेटिंग कहाँ से आती है? बिकॉज वेयर यू नीडेड टू गिव फीडबैक कि यार दिस कुड हैव बीन डन बेटर, या मैं इसको, तुम्हारा वो बिहेवियर उस वक्त सही नहीं था, ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये वो तुमने दी नहीं उसको, ठीक है। तो उसको पूरे साल लगा के आपने बड़ा जबरदस्त काम करा। सो आई थिंक summarizing this कि managers need to know when to have a different kind of conversation, what to say, how to say। तो हमें जो मैनेजर को अपस्किलिंग करनी है वो इस पे करनी है कि तुम्हें कॉन्वर्जेशन करना आनी चाहिए।
ठीक है, मैनेजर ने बोला कि अगर मैं उसको टफ फीडबैक दूंगा तो बुरा मान जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा. अगेन द क्वेश्चन इज सो व्हाट, राइट? योर जॉब एज अ मैनेजर इज टू हेल्प देम सक्सीड. इफ दैट मीन्स यू हैव टू गिव देम टफ फीडबैक, सो बी इट. और सबसे बड़ी बात आती है अल्टीमेटली दिस इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस. एक बंदा जो जबरदस्त काम कर रहा है, ठीक है, एक बंदा जो लेट्स से रिलेटिवली काम कम कर रहा है और इश्यूज क्रिएट कर रहा है, आपने इवेंचुअली अगर दोनों को फीडबैक सेम दिया देन इट्स नॉट, यू नॉट बीइंग फेयर. एंड ऑफ द ईयर में वो जो अच्छा काम कर रहा है बोलेगा यार मैंने इतना तीर मारे, मुझे इवेंचुअली आप असेसमेंट वही दे रहे हो जो जिस बंदे ने इतना काम नहीं करा है. तो आई थिंक मैनेजर्स नीड टू, कंपनीज नीड टू फिगर आउट, एंड लाइक आई सेड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे नीड टू रियली अप स्किल मैनेजर्स कि यार बात करते किस तरह है. और मैं ये नहीं कहता ये ओवरनाइट हो जाएगा, दिस विल टेक अ टाइम. एनी न्यू परफॉर्मेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड ले लें, डजंट मैटर व्हिच कंपनी इट इज, देयर इज अ 12 to 18 month जर्नी. लेकिन अप स्किलिंग, और अच्छी बात ये हो रही है कि कोविड के बाद अगेन लाइक आई सेड अंडर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस फ्यूचर ऑफ वर्क, कंपनीज हैव रियलाइज्ड कि वी नीड टू अप स्किल मैनेजर्स. फॉर द फर्स्ट टाइम देयर आर कंपनीज जिनके अ बल्क ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग रिमोटली. हमें डू वी नो हाउ टू मैनेज आवर एम्प्लॉयज रिमोटली? ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा बंदा आई डोंट नो लाहौर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, हाउ डू आई, सारा काम मैं जूम पे कर रहा हूँ, हाउ डू आई मैनेज दैट एम्प्लॉय, हाउ डू आई कीप देम एंगेज्ड, हाउ डू आई इवन मेजर द प्रोडक्टिविटी? हमारे पास कोई सिस्टम है, स्ट्रक्चर है? आई डोंट नो. तो इस पे हमें बड़ा काम करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज वेयर वी गोइंग टू, वेदर वी लाइक इट और नॉट. आप जितनी भी ट्रेडिशनल कंपनी हो, नया बच्चा कहता है मुझे भाई 1 दिन या 2 दिन घर से काम करना है. And if you're not going to do that, nobody is going to join you. Eventually, in a good robust market, मैं आपको अगर कुछ Far East markets example दूँ, it's what we call an employees market. Employer की बात नहीं चलती है. Employee बोलता है मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे ये flexibility चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ये मिलेंगी तो I will join you, otherwise ढूंढ ले किसी और बंदे को. And I know for a fact that companies are struggling क्योंकि बंदे नहीं market में skill set वाले. So I hope कि हमारी market एक ऐसे level पे पहुंच जाए, because I think it's the right thing to do, कि जहाँ पे it becomes an employees market. Employers have no choice but to change and step up ताकि वो मैनेज कर सके एम्प्लॉइज को सही तरीके से. मजा तो उसी में आ गया ना जब कंपटीशन टैलेंट का हो, then the value of the company, the brand, the work you're doing, that comes out. So coming to the same point कि मुझे as an employer कई दफ़ा जैसे आपने बोला कि 2 डिफरेंट लोगों को सेम इवैल्यूएशन देनी पड़ जाती है, बिकॉज आपको तो यार इसको कम दी है, इसको ज़्यादा दी, तो वही बातें छोड़ के चला जाएगा, या यार अभी मेरे पास इसकी रिप्लेसमेंट रिसोर्स नहीं है, बाद में देखेंगे. या कई दफ़ा हमारे पास वो मैट्रिक्स नहीं होते, हम सोचते हैं कि यार देखो इसने उसको हम उस वक्त बनाते हैं तो देन यू कांट कम्युनिकेट टू देम. वो कहेगा यार आपने पहले ही तो मुझे बताया नहीं कि इस तरह से मुझे इवैल्यूएट किया जाएगा. फिर हम कहते हैं अच्छा नेक्स्ट ईयर करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर ये सब बनाएंगे, पॉइंट्स देंगे लोगों को, और हम देखेंगे कौन टाइम पे नहीं आ रहा, कौन ये कर रहा है वो, एंड देन इट नेवर हैपेंस. बिकॉज वही बात है कि मे बी वो सिस्टम का के बारे में सोचना आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन या एक्चुअली स्ट्रक्चर होना उसका. और हमारे अभी हम अगर फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं HR का, कोई बंदा हायर कर लिया, या लड़का हायर कर लिया हमने, या 2 लोग भी हायर कर लिया आपने, उनका जो हमारे जहन में होता है वो आएंगे, वो बर्थडेज अरेंज कर रहे होंगे, पिकनिक्स अरेंज कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज की छोटी छोटी चीजों को आपके पास आके रो रहे होंगे, सर वो तो ये कह रहा है, वो कह रहा है मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत नीचे हो रहा है. तो हमें समझ में नहीं आती कि वो HR जो है वो एक्चुअली ये सब नहीं करता है. दिस इज जस्ट वेरी 0.1% पार्ट ऑफ इट. बेसिकली वो ये करता है कि वो स्ट्रक्चर जो क्रिएट करने की बात है वो करता है. तो मेरा एक जो अभी रिसेंटली मैं हर थोड़े दिन बाद एक फेज आता है जहाँ मुझे लगता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो है ना वो एक डिफरेंट रोल होता है. फॉर इंस्टेंस एक डिपार्टमेंट है जो कि 24 आवर काम करता है, ठीक है, या वो संडेज को भी काम कर रहा है, या वो उनका काम ऐसा है कि साइट्स पे होना, और एक है क्रिएटिव डिपार्टमेंट, ठीक है. तो हमेशा इन दोनों की जंग मैंने देखी है. वो कहते हैं यार हम तो 24 घंटे काम करते हैं, इनके नखरे हैं, ये आधा वक्त बाहर बैठे होते हैं, तो और उनसे बोलो कहते हैं यार वी नीड टाइम टू थिंक, हमें तो क्रिएटिवली सोचना है. तो आप इस तरह की जब लाइक दीज डायनामिक्स जब आप डिफरेंट देखते हो तो उनके लिए किस तरह से हम डिफरेंट होगा उनके लिए मैकेनिज्म टू इवैल्यूएट देम, या सेम होगा, कैसे करते हैं इसको? देखिए, इफ यू टेक एनी जॉब इन द वर्ल्ड, हम उसको कहते हैं कि इस जॉब की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट दिस जॉब अल्टीमेटली हैज ऑन द कंपनी. सो अब 2 बड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हम लेते हैं 2 फ्रेश ग्रेजुएट निकले हैं अपना किसी यूनिवर्सिटी से. एक बन गया सेल्स वाला बंदा, उसको बेसिकली हर रोज रोड पे जाना है, दिन के 50 दुकानों में जाना है, उसको साबुन बेचना है, या किताब बेचनी है, या पेन बेचनी है, ठीक है. और एक बच्चा है जिसको हमने लगा दिया कि या तुम अकाउंटिंग में तुम इनवॉइसिंग करोगे, ठीक है. टेक्निकली है दोनों फ्रेश, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है.
वो बंदा कह सकता है सेल्स वाला कि यार मैं तो धूप में 40 डिग्री में जा रहा हूँ, सर्दी हो गर्मी हो, 50 दुकानों में जा रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ, और मुझे बेचना भी है, मुझे अगर वो नंबर नहीं बेचे तो मेरा इंसेंटिव नहीं मिलेगा मुझे। फाइनेंस वाला बंदा बोलेगा यार भाई लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ अगर मैंने इन्वॉइसिंग नहीं करी तो तुम अपनी बुक्स क्लोज नहीं करोगे, राइट? अब हाउ डू यू वैल्यू द जॉब, एंड दैट्स वेयर द साइंस कम्स इन। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट वी कॉल जॉब साइजिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन, जो कहती है कि आपका सीईओ हो या वो आपका फ्रेश ग्रेजुएट हो, देयर इज अ स्ट्रक्चर, इट्स एक ग्लोबल मेथोडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं कि जॉब साइज है क्या, ठीक है? इज योर हेड ऑफ सेल्स द सेम एज अ हेड ऑफ सप्लाई चेन? आई डोंट नो, दैट्स वेयर द साइंस कम्स इन। बिकॉज एक जॉब जो होती है ना वो ये नहीं होती कि तुम काम क्या कर रहे हो, तुम काम जो करोगे वो तो एक एस्पेक्ट है, तुम किसके साथ डील करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी होती है। कल लेट्स से स्ट्राइक हो गई 3 दिन के लिए, सारी दुकानें बंद है, सेल्स वाला बंदा बोलेगा मेरा तो इस हफ्ते का कोटा ही पूरा नहीं होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम दे हैव टू सॉल्व, द सेल्स टीम हैज टू सॉल्व, राइट? फाइनेंस में अगर फाइनेंस का सिस्टम 2 दिन के लिए बंद हो गया, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको अपनी इनवॉइसिंग किस तरह उसको सॉर्ट करेंगे? सो एवरी जॉब हैज सम प्रॉब्लम्स दे हैव टू सॉल्व, एंड एज यू ग्रो सीनियर द इनोवेशन यू हैव टू डू इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर ड्राइवर है उसकी जॉब है, अगर वो रोड बंद है तो वहां से वो चला जाएगा। कोविड आ गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन वंस इन अ जनरेशन वाली हो गई। तो वी यूज ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स एंड से कि यार इन सारे फैक्टर्स को समझ के लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जॉब। डिसीजन मेकिंग टाइम है कि आपने कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग की, आपने 3 दिन सोच रहे हैं आप, एंड एग्जैक्टली। तो ये साइंस जरूरी है, एंड मैं अब यही इनफैक्ट the biggest discussions or the maximum number of discussions I've had with clients here is on this topic only। एक तो ये कि कंपनीज बड़ी हो गई हैं, हुआ ये कि कंपनीज 4-5 साल टाइम्स बड़ी हो गई हैं, सो देव ग्रोन ट्रेमेंडसली। अब हो ये रहा है कि स्ट्रक्चर उनका अभी भी पुराना वाला है। सो यहाँ पे बिफोर वी गेट इनटू द जॉब साइज वी टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑर्ग डिजाइन। मैं ये कहता हूँ कि जब आपका कोई भी स्टार्टअप है, कंपनी है, 40-50-60 बंदों की हो जाती है ना, आई हाईली रिकमेंड एनीबडी टू गो थ्रू एन ऑर्ग डिजाइन एक्सरसाइज, कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सीईओ को जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। आई विल ऑल्सो टेल यू दैट फॉर मोस्ट लार्ज कंपनीज इन द वर्ल्ड दे एक्चुअली हैव अ सेंट्रलाइज्ड ओडी एक्सपर्ट सिटिंग इन द हेडक्वार्टर्स। वो कहता है कि ये मेरी 50,000 लोगों की कंपनी है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, रीजनल है या प्रोडक्ट वाइज है, सर्विस वाइज है, ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। इसको अगर आपने मेस अराउंड कर दिया, बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। वो जब डिजाइन बन गया, फिर हम कहते हैं लेट्स नाउ टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ ईच जॉब्स। फिर जैसे आपने बोला कि मुझे एक बंदा चाहिए, एक मेरी टीम में है जिसको 3 दिन सोचने के लिए चाहिए, गुड और बैड वी डोंट नो, उसकी रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए। एक है जो कह रहे हैं यार मैं तो 24 घंटे काम, कस्टमर सर्विसेज बेसिकली ऑनलाइन 24 आवर्स, मैं तो ईद के दिन भी होता हूँ, मैं रमजान में भी होता हूँ, बट अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ दीज जॉब्स हैज टू गो थ्रू दैट साइंस, ताकि देन यू आर डूइंग द राइट थिंग बाय दीज जॉब्स एंड देन यू कैन जस्टिफाई टू देम कि यार तुम्हें इसलिए इस जगह पे रखा है, इसको इतने पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि मार्केट में ये वैल्यू उसकी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगता है कि जैसे कभी कभार मैं सोचता हूँ कि फॉर इंस्टेंस लेगेसी एम्प्लॉयज आपके होते हैं, ठीक है, 10-15 साल से आपके साथ हैं, और वी वांट टू डू समथिंग फॉर देम, लाइक हम कहते हैं यार इनको कोई वैल्यू ऐसी जरूर देनी चाहिए, इतने साल से हैं, लॉयल्टी भी है, डेडिकेशन भी है, यू नो छुट्टी भी नहीं करते, यू नो, और आप रात को 3 बजे भी कॉल करो आपको जवाब दें, सो यू नो दे ऑल द पॉजिटिव्स। बट देन आप यू नो स्पेशली एज एन एसएमई, अब आई थिंक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्वियसली बहुत सारे सबका ग्लोबल इफेक्ट भी है, उनका बहुत सारी चीज़ होती है, मगर एज एन एसएमई और एज ए लोकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत दफ़ा हमारे पास मैकेनिज्म हमें समझ नहीं आता कि यार किस तरह रिवॉर्ड करें। शुड वी गिव देम शेयर्स ऑफ द कंपनी, और वो देने तो वो भी कैसे देने हैं, अगर शुड वी गिव देम एक्स्ट्रा बोनसेस, किससे, फॉर इंस्टेंस ये होता है कि आप कभी किसी की शायद सैलरी बढ़ा दें, कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ लोगों को बोनस ज्यादा खुशी मिलती है, सैलरी ना बढ़ाओ बोनस दे दो, तो मल्टीपल तरीके होते हैं। तो कौन सी ऐसी यू नो व्हाट आर दोज इफेक्टिव, इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं आपके, फॉर इंस्टेंस हर एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉयज हैं जो 10 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, उन सब की जो क्या कहते हैं, उन सब की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी, तो हाउ डू यू customize a solution for them? Do you have a same solution for everybody? किस तरह से इसको? I think I will share an example that I learned very early in my career from one of my friends who was my boss at that time, और वो मुझे अभी भी स्टक होती है, which I actually tell a lot of leaders as well। हर एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है काम करने के लिए। मतलब ये है कि अगर मैं किसी को 50,000 रुपये दे रहा हूँ एक जॉब के लिए, उस जॉब में उसको 17 चीज़ें करनी है, ठीक है, उसको मैं पैसे दे रहा हूँ कंपनी की तरफ से। अगर वो 17 चीज़ें कर रहा है तो वो कंपनी पे एहसान नहीं कर रहा है, एंड आई नो दिस इज गोना साउंड वेरी ब्लंट बट दिस इज रियलिटी, राइट? अगर तुमसे वो 17 चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑन टारगेट नहीं होगी, बिकॉज अजम्पशन ये है कि तुम जब वो 17 चीज़ें करोगे
तो जो कंपनी इस साल करना चाह रही है, यू आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड आई एम गिविंग यू मंथली सैलरी। लेट्स इसको एक्सट्रैपलेट करते हैं, एक बंदा जो 10 साल से काम कर रहा है, टू योर एग्जाम्पल, राइट, और वो एक एवरेज परफॉर्मर है, उसने 10 साल काम करा, वो नॉर्मल काम कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, एंड यू हैव समबडी हु माइट हैव कम इन 4 साल पहले, बट दे आर रियली एडिंग वैल्यू टू द कंपनी, और द फ्लिप साइड कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट रिवॉर्ड डिफरेंशिएशन। आप हर बंदे को चीता वाला रिवॉर्ड नहीं दे सकते, ठीक है। आप कोई नॉर्मल जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको भी नहीं कह सकते कि यार बुरा मान जाएगा तो उसको भी दे दो, राइट। एंड आई विल गिव यू अ रिसर्च जो अभी निकली है तकरीबन 12-15 महीने पहले, वन ऑफ द ग्लोबल बिग प्लेयर्स, दे डिड अ रिसर्च जहां पे उन्होंने बोला कि हाई परफॉर्मिंग कंपनीज वर्सेस ओके परफॉर्मिंग कंपनीज में 4 डिफरेंशिएशन फैक्टर्स होते हैं, और सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है वो ये है कि हाई परफॉर्मिंग कंपनीज आर रूथलेस अबाउट रिवॉर्ड डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये कि वो नहीं देखते कि ये तुमने 25 साल काम करा है या तुमने 6 महीने काम करा है या तुम्हारा कौन सा जॉब है। इफ यू हैव डन वेल, इफ यू हैव एडेड वैल्यू टू द कंपनी, वी विल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। एंड इट डजंट मैटर आपने 6 महीने काम करा है या आपने 25 साल काम करा, अगर तुमने इस साल काम नहीं करा तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग इन यू। सैलरी तुम्हें शायद मिल जाएगी जो तुम्हें मिल रही है, राइट, बट तुम्हें नहीं करेंगे। इनफैक्ट आई नो देयर आर मेनी कंपनीज हु से कि इफ यू आर एक्चुअली सो कॉल्ड नॉन परफॉर्मर फॉर 2 years, वो एग्जिट कर देते हैं। Because from a global economy perspective, market dynamics perspective, SMEs में तो I think it would apply more। 50 बंदा है, उसमें से अगर 10 बंदा काम नहीं करेगा तो SME बंद हो जाएगी। They need in a smaller environment almost everybody to contribute। अगर 2000 बंदा है उसमें अगर 25 बंदा काम नहीं करेगा ना, वो हो जाता है, वो आप बर्दाश्त कर लोगे because you have the scale। So I think SMEs have to be even more careful the people you bring in, what caliber they are and how are you differentiating them। बिकॉज अगर मैं इतनी, और वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट वन ऑफ माय कंपनीज वाज कि यार मुझे वैल्यूएशन हुई, उसने मुझे रिजल्ट बताया, मैंने उसको पहले ही सेंटेंस में रोक दिया कि मुझे अब नहीं सुनना है आपसे। बिकॉज समबडी हु नोज द काइंड ऑफ वैल्यू दे एडेड, एंड इफ अगेन अगर उसको कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा है कि तुमने जबरदस्त काम करा है, ओवर अचीव्ड ABCDE, देन योर एवेल्युएशन हैज टू अग्री। देन इट डजंट मैटर वेदर आई एम अ न्यू एम्प्लॉई या मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। ये सारी बातें आती हैं स्ट्रक्चर में, जो आपको बताया बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर बनता है, राइट, सलिया है, बेसमेंट है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, प्रोसेसेस हैं, ये क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, ये सबको कम्युनिकेट होना चाहिए, मैनेजर्स अपस्किल होने चाहिए, राइट। जब ये सारा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा एफिशिएंटली चलेगी। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दैट एट द ग्लोबल लेवल जिनके पास ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। दे आर नोन फॉर दिस काइंड ऑफ कल्चर जहाँ पे ये सारा सीमलेसली काम कर रहा है। अच्छा, इसके साथ अब एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि यू रियली फोकसिंग ऑन आगे के लिए भी, वो ये कि वेलनेस ऑफ दीज एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करें, बहुत काम करें, बट जैसे आपने कहा बहुत सारे लोगों को हम शायद सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि भाई काम हो गया नहीं हो गया, इतनी देर से क्यों आए हो, यू नो कब फिर तुम जा रहे हो, अभी तो आए थे तुम, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट उनकी मेंटल हेल्थ है या उनकी घर के क्या हालात हैं या इस तरह की चीज़ें जनरली पूछी भी नहीं जाती, और शायद कहीं ना कहीं आपकी सीनियर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को लगता है कि यार ये शायद हमारा डोमेन भी नहीं है। तो इसके लिए डू यू थिंक देयर शुड बी इन्हीं लोगों को बताना पड़ेगा जो ऑलरेडी इन लोग आपको हैंडल करें, और शुड बी देयर बी अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और शुड देयर बी डिफरेंट पीपल हु शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, द कंपनीज एंड पीपल आई एम वर्किंग विद। और मैं ये कहता हूँ कि यार हमारे पास डेटा हमेशा से था, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय का डेटा है, पर्सनल डेटा से लेके पे डेटा से लेके हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, हम हायरिंग भी कर रहे हैं, डेटा तो हमेशा से था। हमने उस डेटा को यूज करना ही नहीं सीखा, राइट। हमने सही सवाल पूछना ही नहीं सीखा कि अगर कोई आपके सपोज करें कि आपकी कंपनी में जो आपके सो कॉल्ड टॉप टैलेंट है वो छोड़ के जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, राइट। हमें लगता है कि मार्केट बड़ी जबरदस्त है, हाउ डू यू नो, ठीक है, आपको किसी ने आके बताया है राइट। हम इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, व्हाई इज इट दैट प्रोडक्टिविटी इज नॉट इंक्रीजिंग, भाई हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो भाई लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेटा इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेटा की मदद से यू फिगर आउट, यू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड से कि अब इसको हमें वैलिडेट करने के लिए लेट्स लुक एट व्हाट डेटा वी हैव। तो पहला तो सवाल होता है कि आपके पास डेटा है भी कि नहीं है, और जो डेटा है वो सही वाला डेटा है कि नहीं है। देन यू नीड टू बिल्ड अ स्किल सेट कि यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस on the basis of which you're going to look at the data and validate। और जब एनालिटिक्स की हम बात करते हैं, जो बेसिकली हम अगर फाइनेंस के हम इक्वेट करें कि दे हैव दीज डैशबोर्ड्स एंड चार्ट्स जिसमें हम देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये डेटा हमसे ये बात कर रहा है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू इन HR। कि हमारे पास अब थैंकफुली टूल्स आ गए हैं, डैशबोर्ड्स आ गए हैं, सिस्टम्स हैं, वो आ रहा है, लेकिन हमें उसको इंटरप्रेट करना नहीं आ रहा,
सो इफ इमेजिन अ सिचुएशन कि आप अपने सीईओ के पास जा रहे हो, आपके पास कुछ 7 स्लाइड्स हैं जिसमें सिर्फ डेटा है, ठीक है। आप गए और आपने उससे सारी बात जो करी ना, वो बोली कि यार बॉस ये जो चार्ट है ना, उस पे दीज आर द 3 थिंग्स द डेटा इज शोइंग अस। इमेजिन द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन यू गोना हैव विद योर लीडर। इट्स कंप्लीटली डेटा बेस्ड, इट्स कंप्लीटली एनालिटिक्स बेस्ड, ठीक है। आप साइंस की बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि गट फीलिंग डजंट मैटर, but gut feeling has to be put at the same time or at the same side with numbers and data, ठीक है, because it's very hard to argue against data and facts। और मैं अपनी पर्सनल एग्जाम्पल भी देख चुका हूँ कि some of the leaders I worked with who are very stubborn, who are बहुत arrogant भी थे to an extent। कहते तुम्हें मेरे कल्चर के बारे में नहीं पता, यू नो, एक हमारे मार्केट लीडर थे, वो कहते थे तुम्हें मेरे कल्चर के बारे में नहीं पता, यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। मैंने उनको डेटा सारा ला के दे दिया, मैंने कहा इसको मैं 50 तरीके से मैनिपुलेट कर चुका हूँ, दिस इज व्हाट द नंबर इज सेइंग, एंड मल्टीपल टाइम्स दे डिडंट हैव एन आंसर, बिकॉज अगेन आप डेटा से कैसे आर्ग्यू करोगे, यू नो। आई थिंक दैट्स अ स्किल सेट। आई टेल एवरीबडी that everybody in HR, it doesn't matter what job you're doing, you have to build। आप लर्निंग में हो, आप हायरिंग में हो, आप कॉम्पनसेशन में हो, आप एम्प्लॉय रिलेशंस में हो, आप बिजनेस पार्टनरिंग में हो, डेटा हैज टू बिकम योर लैंग्वेज। हम कहते हैं सीट एट द टेबल की हम बात करते हैं कि भाई HR कभी कभार लीडरशिप टीम में होता ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं होता तो सही है, यू नो। हम मैंने ऑल माई फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी, आई एम द ओनली यू नो गाय इन HR। तो ये कहते हैं यार तुम्हारी HR की पॉलिसीज और तुम्हारी प्रैक्टिसेस जो है ना, वो हर बार चेंज हो जाती हैं। तो आई हैव लर्न टू सर्वाइव विद दैट, बट बात वही है कि यू वांट रिस्पेक्ट, you have to speak the right language। You cannot be a business partner and not know how the numbers work and not know how the business works, and business runs on numbers। So you want to create value, you want to have the right conversation, number उठाएं, expertise बनाएं और आप डिस्कशन करें। और कई दफ़ा ये भी लगता है कि HR का स्कोप एज एन उसका फ्यूचर क्या है। HR में आप बस ये 3-4 काम कर लेंगे उसके बाद है, तो ये टर्म फिर हम सुनने लगे HR बिजनेस पार्टनर। बिल्कुल जी। तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो बेसिकली यही है कि व्हेन यू स्टार्ट इम्पैक्टिंग द बिजनेस, और वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इफ़ यू नो द नंबर्स, इफ़ यू नो द पैटर्न्स कि किस तरह से ये काम होता रहा है, अब कैसे हो रहा है और आगे कैसे होना है, हाउ इज द मार्केट चेंजिंग, आपको क्या करने की जरूरत है। तो ये सब अगर हम नहीं इसको असेस ही नहीं कर रहे, इसको पढ़ नहीं रहे, इसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे, तो आई थिंक वो फिर आप एक रिक्रूटर टाइप और बर्थडे ऑर्गेनाइजर वाले ही। बिल्कुल। एंड आई थिंक द वन ऑफ द बिगेस्ट गैप्स आई सी इन जनरल इज के वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्व्स कॉन्स्टेंटली, राइट। मुझे बाकी सबका नहीं पता, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि भाई इट डजंट मैटर हाउ यंग और ओल्ड यू आर, यू हैव टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। कोई भी जॉब आप कर रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, डेटा है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डिस्ट्रप्शन आ रही है, जनरेटिव AI आ चुका है, चैट GPT आ चुका है, और भी 4 चीज़ें आ रही हैं, दे आर ऑलरेडी मेकिंग अ डिफरेंस, राइट। आई नो ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल यूजिंग चैट GPT, राइट। बेसिकली प्रोडक्टिविटी टूल वो बन गया, स्टैंडर्ड बन गया, ये आगे बन जाएगा। अब आप इसको लेके किस तरह अपनी जॉब को आगे करोगे। अच्छा, लोगों का ये भी है कि अरे अब तो ये आगे जॉब खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा नहीं, अब जॉब स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। अब जो चैट GPT यूज करने वाला होगा ना, उसकी जॉब होगी। तो वो सीखना शुरू कर दो, कि डर डर के इसमें है अभी टाइम, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा आपको, 4-6 महीने शायद ये साल मिल जाए तो सीख लो। एंड मैंने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, इसी के इंजीनियरिंग कोर्सेज आ गए हैं, लाइक AI इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें आ गई जो आई थिंक इट्स। और अब तो एक्सेसिबिलिटी का मसला नहीं है, आपको थोड़ी थाईलैंड जाके कनाडा जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आप ऑनलाइन जाए। और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं, $10, $15 में आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं। LinkedIn एंड आई फॉरगॉट द अदर प्लेटफॉर्म, दे हैव फ्री कोर्सेज जिसमें आई वेंट, मैंने कहा मैं जनरेटिव AI समझूं तो सही, मुझे 2% पता था, मैंने कहा जरा समझूं कि ये डिफरेंस क्या है। मैं गया, 5-4 मॉड्यूल थे, वो उसने बता दिया सारा, थोड़ा साइंस वगैरह। नाउ एटलीस्ट आई नो अंडरस्टैंडिंग कि जनरेटिव AI काम किस तरह करता है। तो कल अगर हमारे पास हम कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं, हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो आइडिया तो हो ना आपको। दैट्स माय पॉइंट कि वी हैव टू कंटिन्यूसली अपस्किल आवरसेल्व्स। हम एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, एनालिटिक्स फॉर द पास्ट 3 to 4 years इज द नंबर 1 स्किल सेट HR प्रोफेशनल ग्लोबली हैव सेट कि हमें सीखना है। द फैक्ट अभी भी यही है कि 90% of professionals in HR are nowhere close to where we should be in our usage of analytics, क्योंकि अभी भी हम लगे हैं उसी पुराने प्रोसेसेस में, और ये वो भाई ये दिस इज 2023, लेट्स प्लीज फॉर गॉड्स सेक, राइट। वी हैव टू अपस्किल आवरसेल्व्स, राइट। तो हमें कहानी भी करनी है, हमें ये सब भी करनी है, तो अगर इतनी करनी है तो फिर जरा अपनी अपस्किल करो, गेट टू द पॉइंट एंड देन हैव द डिस्कशन, राइट। क्योंकि देन हमें लगता है कि बस हम डिफेंसिव काम कर रहे हैं। वी हैव टू एलिवेट आवर प्रैक्टिसेस, वी हैव टू एलिवेट आवरसेल्व्स, सिंपल सी बात है। लिंक्डइन की आपने बात की, कितना इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन इस वक्त। बिकॉज हमारे देखें बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक की जब बात करते हो, फेसबुक पे आई थिंक 70% ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि नॉन एक्टिव हैं या काम नहीं करी। लिंक्डइन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आई थिंक काफी जो है ना फिल्टर्ड आउट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और जहाँ आपको पता है कि मोस्टली
फारिग आदमी तो जा ही नहीं रहा ना उसके सही है। ऊपर। जो अपनी प्रोफाइल बना रहा है वो कुछ ना कुछ मेहनत करके बना रहा है, तो मे बी 5 to 10% ऐसी प्रोफाइल्स होंगी जो शायद बिल्कुल। गलत होंगी या नॉन एक्टिव होंगी या फेक होंगी। बाकी 90% वो ही लोग हैं वहाँ पे, जो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको आई थिंक बहुत सारे लोग सही तरह टैप भी नहीं कर पाते। इवन काफी लोगों की मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखी जिन्होंने अपना प्रोफाइल भी मतलब इस तरह की बनाई हुई कि आप हालांकि केपेबल है, पर प्रोफाइल ऐसी है कि जो आपको अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, या आपने वो गलत अंग्रेजी कहीं से कॉपी करके डाली हुई है जो आपके लिए होनी नहीं चाहिए, या स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट चीजें हुई हुई हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस प्लेटफॉर्म एज एन एचआर पर्सन, आपको क्या लगता है? देखिए, आई वुड से एज अ प्रोफेशनल इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म एंड इट डिपेंड्स कि आपका एंड गेम क्या है, ठीक है। एक है जो जॉब ढूंढ रहा है, तो उसका एक अलग मीनिंग है, बिकॉज नाउ इट्स लाइक अ जॉब रिक्रूटमेंट साइट, जॉब्स भी आ रही हैं, सब हो रहा है, आप अप्लाई भी कर रहे हो। एक है वैल्यू एडिशन है, राइट। तो मैंने जब लर्निंग की बात करी तो आई ऑलमोस्ट स्पेंड एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, मेरे ऑल माई फ्रेंड्स नो दे लाइक तुम तो हमेशा लिंक्डइन पे ही होते हो, बट इट्स नॉट जस्ट के वो है, बट देयर इज सो मच अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब वन ऑफ द थिंग्स आई रियली एंजॉय, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे मुझे कोई भी जो टॉपिक्स मेरे इंटरेस्ट के हैं मुझे उसकी रिसर्च मिल जाती है। मैकेंजी का आर्टिकल आ गया, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आ गया, अ फ्यू एक्सपर्ट्स दैट आई फॉलो, अगर उन्होंने ब्लॉग लिखा है उसका आ गया, पीपल दैट आई फॉलो इन माय प्रोफेशनल नेटवर्क, उन्होंने किसी ने कोई चीज़ डाली है। मेरे लेवल पे मुझे होता है कि मेरे लिए जो सबसे वैल्यू एडिशन है ना, वो ये है, आई वॉन्ट टू नो वॉट अदर एक्सपर्ट्स एंड अदर कंपनीज आर डूइंग। क्योंकि अब हम थियोरेटिकल से मूव करके प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं ना, तो एटलीस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 20+ ईयर्स, थ्योरी का तो मुझे बाय एंड लार्ज अंदाजा है। आई वॉन्ट टू नो फॉर माई लर्निंग कि दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कौन सी इनोवेशन कोई कंपनी नहीं लेके आ रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई गो एंड नेटवर्क विद पीपल, बट लिंक्डइन में क्या है कि 15-20 आधे घंटे में मुझे दुनिया भर में, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मुझे वो 15-20 मिनट में मुझे अपडेट मिल जाता है, राइट, कि यार ये हुआ है, ये रिसर्च आई है, एंड दैट्स व्हाट आई मेंट कि वो आप, एंड दैट्स माय सेल्फ लर्निंग, राइट। तीसरी चीज ये है कि नाउ यू कम टू अ प्लेस वेयर यू थिंक यू हैव एन एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन एरिया, नाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट दैट बैक। तो मेरा काम ये होता है कि जो एरिया में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो आई राइट स्मॉल ब्लॉग्स ऑन दैट, राइट, कि अगर किसी का बेनिफिट हो जाए मेरे एक्सपीरियंस से, राइट, रियल लाइफ है, और मेरे कोशिश होती है कि मैं थियोरेटिकल नहीं जाता हूँ, केस स्टडी क्या थी, क्या सीखा, ताकि वो मतलब अगर कोई नया बच्चा है या बच्ची है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसने देख लिया, उसने कॉम्पोजिशन भी देख लिया, तो आई थिंक दैट्स द अदर वैल्यू ऐड कि देयर आर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, एंड अच्छी बात ये है कि दे कंट्रीब्यूट, राइट। सो आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम, जो मेरे पीयर्स हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं वो अभी भी लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि यार इनकी आई वांट टू रीड व्हाट दे आर सेइंग, आई वैल्यू देयर ओपिनियन। सो एक है वही कि हमारी 3-4 बड़े बड़े रीजंस हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो, आप अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए कर रहे हो, तो it's a fantastic platform, and you are absolutely right कि we have to assume our LinkedIn profile as a resume। हमारे मार्केट में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई करियर काउंसलिंग टाइप की या इंटरव्यूज वो रेज्यूमे राइटिंग स्किल सेट कहीं पे नहीं है। तो अ लॉट ऑफ जो मेरे पास आते हैं लोग, मैं उनको बोलता हूँ मुझे अपना रेज्यूमे तो भेजो, मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल भी भेजो, कितना फिल हुआ है, तुमने ये डाला है, तुमने वो डाला है, अपने एक्सपीरियंसेस में चीज़ डालो, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स आई नो दे नाउ डोंट लुक एट रेज्यूमे, दे लुक एट लिंक्डइन प्रोफाइल फर्स्ट, उसकी बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर वो प्रोफाइल तुम्हारा सही नहीं बना हुआ है तो यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ आउट। तो ऐसे कि पहले तुम उसको अपना फिल करो प्रॉपरली, फुल अपना डिटेल्स डालो एज मच एज यू कैन, देन यू लीव इट। अच्छा, इसी रिक्रूटमेंट की बात आती है, जो मुझे एक और जो जिससे मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ एज यू नो रनिंग अ कंपनी के, और बहुत सारी ये एचआर एजेंसीज हैं, बहुत सारी रिक्रूटर्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे, तो आप 100 सीवीज आती हैं, और ये भी कोई रिसर्च भी बता रहा था कि पाकिस्तान में कि 100 सीवीज में से मुश्किल से 10 से 12 लोग जो हैं वो रेलेवेंट होते हैं, और उनमें 10 से 12 लोग में जब आप कॉल करके उनको बुलाते हैं या कंपनीज आपकी तरफ भेजती हैं, तो उनमें से 6 लोग तो एक्सक्यूज उनका हो जाता है कि हम तो बिजी थे, हम तो ये थे, फिर जो 4 लोग आते हैं उनमें से एक बंदा काम का होता है। सो दिस प्रोसेस समहाउ मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक प्रोसेस है कि सीवीज आना, उनको आपने फिल्टर करना, फिर आपने उनको लोगों को बुलाना, उनको टाइम, उनके लिए टाइम निकालना, बस यू नो वंस यू कॉल समबडी, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 20 मिनट का इंटरव्यू है, 3 लोग हैं, आपका दिन का एक पोर्शन चला गया पूरा, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक जो है ना काफी टॉर्चरस प्रोसेस हो जाता है, एंड सिंस यू इफ यू नीड समबडी इमीडिएटली, तो एक और मुश्किल सर पे तलवार लटक रही है, यार हायरिंग करनी है, बंदा नहीं मिल रहा। तो ये व्हाट आर दीज एजेंसीज डूइंग रॉन्ग, और हमारी एक्सपेक्टेशंस सही नहीं, क्या है, व्हाट इज दिस कनेंड्रम? तो आई वुड से कि इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो ये है कि
नाउ वी हैव अमेजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, वो इंटरव्यू बेस्ड टूल्स हों या गेमिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू जहाँ पे आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, स्पेशली लेट्स से ग्रेजुएट प्रोग्राम में ये है, आपके पास 2000 रेज्यूमे आ गए, you're not going to go through 2000 resume manually because you want to be fair to everybody, right? This is where I think technology is absolutely essential. आप और हमारे पास thankfully now we have platforms and tools जिसके थ्रू आप अप्लाई करें, आपका रेज्यूमे है, आप वीडियो इंटरव्यू डाल रहे हैं जिसमें वो काफ़ी हद तक जो है ना वो एक sorting अच्छी हो जाती है. आप उनसे one of my friends who's running a gamified platform, उसका एडवांटेज ये है कि जो आपके बायसेस होते हैं हायरिंग में वो सारे गायब हो जाते हैं. सो आपने गेम खिलवाई, गेम की बेसिस पे आपने एवेल्यूएट कर लिया कि यार जो कॉम्पिटेंसीज मुझे चाहिए अपनी कंपनी में, ये एक्स बंदे जो हैं ये अच्छे हैं, तो आपने 2000 से आप अचानक से 150 पे आ गए, तो आपका ऑलरेडी बड़ा कम हो गया. देन यू कैन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? यू कैन स्टिल अप्लाई टेक्नोलॉजी, उनसे असेसमेंट करवा लें या उनसे फर्स्ट राउंड लें. ये हो गया वॉल्यूम हायरिंग के लिए. अब हम आते हैं स्पेशल स्किल सेट्स के लिए, राइट? अब हमारे यहाँ पे मुझे लगता है एक गैप ऐसा है given the size of the market कि हमारे यहाँ पे, मैं आपको बाहर के एग्जांपल देता हूँ before I talk about Pakistan. When we talk about executive recruitment या mid manager to senior level के ऊपर, the great things recruitment firms do is कि they are more client management based. इसका मतलब ये है कि सिंगापुर में for example, the few companies I know, they only specialize in HR jobs. और वो कर ये रही हैं कि उन्होंने सिंगापुर, although it's a very small market, उन्होंने पता लगा लिया है या वो ये एक्टिवली काम करते हैं, उनके टीम मेंबर्स, they go and meet people. कॉम्पनसेशन में सजाद है, ये 34 लोग और हैं, ठीक है? दे गो एंड दे बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड दे फाइंड आउट कि सजाद ये 2 चीज़ों में ठीक है, वो 5 चीज़ों में है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट दे हैव दिस डेटाबेस, राइट? एंड दे नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज पीपल टू क्वाइट अ गुड एक्सटेंट, प्रोफेशनली, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस. जैसे ही कोई क्लाइंट आता है, कहता है यार मुझे रीजनल रिवॉर्ड हेड बनना चाहिए, मेरी ये इंडस्ट्री, मेरी ये प्रेफरेंसेज हैं, दे डोंट हैव टू स्पेंड 30 आवर्स डेटाबेस में 4 चीज़ें डाली, उनको ऑलरेडी लोगों को पता है, वो शॉर्ट लिस्ट करके वो 4 बंदे या 5 प्रोफाइल्स उनको दे देता है विद अ ब्रीफ के यार इसका ये एडवांटेज है, इसका ये है, इसका वो है. दिस इज हाउ आई थिंक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट शुड वर्क. इट हैज़ टू बी मोर रिलेशनशिप ड्रिवन. अगर मैं एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि यार अगर आई एम लुकिंग आफ्टर HR जॉब्स, कि पाकिस्तानी मार्केट में इस लेवल के ऊपर कितने अमेजिंग बंदे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज दैट्स द वैल्यू एड. यू लाइक यू सेड कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अचानक से बंदा चाहिए. यू वांट टू गो वर्क विद अ कंपनी जिसको ऑन द टिप्स पता हो कि यार आपको ये बंदा चाहिए ना, मुझे बस 2 घंटे दे दे, मैं जा रहा हूँ अपने डेटाबेस में निकालूंगा, आपको 4 प्रोफाइल्स दे दूंगा. आई थिंक देयर इज अ बिग गैप देयर कि हमें मिड टू सीनियर लेवल के ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट में या हेड हंटिंग कंपनीज में, आई थिंक वी हैव नॉट गॉटन टू दैट स्टेज एंड आई थिंक देयर इज अ बिग गैप देयर. और बहुत आई थिंक सफर कर रहे हैं हम इस वजह से. एंड Yes. somebody needs to do it. Yes. somebody needs to start doing it. तो इसी बात पे मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ अभी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, Sorry. आप बाहर से वापस आ रहे हैं. what is the secret जो आपने क्रैक कर लिया और लोगों को नहीं पता है? नहीं, सीक्रेट तो नहीं है. आई थिंक इट्स लाइक आई थिंक आई वाज शेयरिंग अर्ली विद यू कि मेरा जो अपना एरिया व्हिच इज व्हाट वी कॉल टोटल रिवॉर्ड्स, आई वुड से इन द लास्ट 20 years जनरली HR हैज मूव्ड क्वाइट वेल अहेड टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ, ये टू एक्सटेंड रीजनल लेवल की बात भी कर रहा हूँ, बट रिवॉर्ड में अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट मूव्ड. ना हमारे पास कोई ऐसा टूल आया है, ना कोई टेक्नोलॉजी आई है जो लोग पीपल हु डील विद व्हाट वी कॉल सैलरी सर्विस, राइट, जिसकी बेसिस पे पता करते हैं कि मार्केट में किसी जॉब की क्या वैल्यू है. जो 18 साल पहले जो मैं पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा था ना, अभी भी मुझे फीडबैक वही मिल रहा है. इन माई जॉब्स एज वेल आई स्ट्रगल द सेम. तो मुझे लगा कि यार अब इतने साल काम करने के बाद लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट इफ देयर इज अ वे टू हेल्प कंपनीज गेट बेटर एट इट. इन 2023 वी हैव नो एक्सक्यूज कि हम बाकी चीज़ों में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए. रिवॉर्ड में अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि यार मार्केटिंग मैनेजर की पाकिस्तान में प्राइस पॉइंट क्या है, राइट? तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू मी पर्सनली. और क्योंकि मैंने इतना पूरी जिंदगी रिवॉर्ड में गुजारी, तो मुझे लगता है कि यार मेरा बंदा भी है थोड़ा कि लेट्स ट्राई एंड सी हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट बैक. दैट्स पॉइंट नंबर 1. दूसरी चीज़ ये है कि I've been very blessed because I've had really amazing managers. They've always taken chances on me. They've given me opportunities. तो मुझे लगता है कि यार जो मैंने सीखा है, और मेरी एरिया में लाइक आई सेड कि वैसे ही लोग ज़्यादा नहीं हैं, राइट? तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप अराउंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस. जो मैंने आपसे स्ट्रक्चर की बात करी ना, बिल्डिंग की, तो मेरा काफ़ी सारा काम है उस स्ट्रक्चर पे काम करना, टू हेल्प कंपनीज बिल्ड वेरी सॉलिड फाउंडेशंस. और रिवॉर्ड का काम जो है ना, वो एक मिसकंसेप्शन है कि वो पीछे बैठ के 4 साल एक्सेल में काम करना है. एक्चुअली वो नहीं है. You need to understand how the business works. You need to understand what the market dynamics are. Like for example, in a Pakistani market,
राइट? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं. 50% ऑफ माई वर्क इज अराउंड मार्केट इंटेलिजेंस. मेरे पास मेरी अपनी जॉब्स में बहुत आता था मेरा ऑस्ट्रेलिया का कि यार वो सारी कंपनीज ने वो बेनिफिट देना शुरू कर दिया है, हम क्यों नहीं दे रहे हैं. मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मेरे तो किसी ने नहीं बोला. उसने कि नहीं मुझे पता चला यार कि वो सारी मार्केट देना शुरू कर दिया. मैंने कहा जस्ट गिव मी 2 days. मैं गया अपने 4 नेटवर्क पे, मैंने मैसेज डाला, 2 लोगों को मैंने कॉल करी. पता चला कि पूरी मार्केट में सिर्फ एक कंपनी ने वो बेनिफिट स्टार्ट करा था. लेकिन क्योंकि वो सीईओ ने सुन लिया तो उसको लगा कि यार मैं तो वो ईगो भी होता है जैसे लाइक यू सेड. तो दैट्स द पॉइंट अराउंड मार्केट इंटेलिजेंस दैट आई थिंक टोटल रिवॉर्ड्स में अच्छी चीज़ ये है कि अपना जो आप टेक्निकल डेप्थ बिल्ड कर तो रहे हो, बट यू रियली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द वाइडर पिक्चर. एंड आई रियली इनकरेज ऑल द पीपल आई वर्क विद कि यार अपनी कंपनी में हर बंदा चीता होता है. यू नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, बी एबल टू ट्रांसलेट दोज दैट अंडरस्टैंडिंग, द डायनामिक अंडरस्टैंडिंग, एंड देन सी कि आपकी कंपनी में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. एंड दैट्स माई इंटेंशन के रिवॉर्ड की जो मेरी अपनी इंटरवेंशंस हैं, व्हाट आई वर्क विद माई क्लाइंट्स, इसके एक तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए, सिंपल चीज़ होनी चाहिए. और ये होनी चाहिए कि इमीडिएटली आपको हम अगर इंटरवेंशन बना के देंगे, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट इज डूइंग, बिकॉज अल्टीमेटली फ्रॉम अ टैलेंट परस्पेक्टिव यू आर कंपीटिंग विद एवरीबडी एल्स इन द मार्केट. तो हमें ये पूरा जो सिस्टम है रिवॉर्ड का, इसको हमें बड़ा एफिशिएंटली बनाना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर हम कुछ कर सकें. और ये कि देखिए वो जो इसी के अंदर कुछ कॉस्मेटिक रिवॉर्ड सिस्टम्स भी हैं, बिल्कुल है, कि जो सिर्फ दिखावे के लिए या दिखाने के लिए या मोटिवेशन के लिए होते हैं. एंड देन वो ये कि तो वो 4 महीने के वो ऐसे ही कर देते हैं सबको और उसके बाद सब भूल जाते ऐसे ही हैं. सो क्यों? बिकॉज वो ये कि स्ट्रक्चर नहीं होता, वो इस जस्ट वो आपने कहा वो सुना है हमने, चलो ये करते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग. हाँ, लोग खुश हो जाएंगे, लोग वाह वाह करेंगे यार क्या देखो हमारी कंपनी ये कर रही है, और उसके बाद जो है वो जो ड्राई डाउन कर जाएगा. एंड देन बैक टू स्क्वायर वन. एंड देन फिर एक नई कोई चोशा आ जाएगा. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इन माय एक्सपीरियंस आई वुड से एटलीस्ट 50% ऑफ द इश्यूज दैट जो मेरे पास आते हैं ना, कोई भी मेरा लीडर मैच आता है कि यार वो मसला हो गया है, वो मेरा बंदा छोड़ के जा रहा है, आई रियलाइज दैट इन 50% केसेस मिनिमम इट्स एक्चुअली नॉट अ कॉम्पनसेशन इशू. It's either a structural issue or it's a manager issue or it's a talent issue or it's a market dynamic issue. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अपनी कंपनी में what I like to call push and pull factors. Pull factors वो हैं जो बाहर मार्केट की तरफ से आ रहे हैं. Push factors वो हैं जो आपकी कंपनी में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी ना तो ये pushing the employees out. You can do everything in the world to make sure कि आपकी कंपनी में push factors ना हो, right? But there is always a job out there, right? No matter how amazing you do in your company, there is always a job out there which will be able to pull somebody from your company. तो हमारा पर्पस ये है कि हमें पुश फैक्टर्स को जीरो करना है. तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि यार पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारे सैलरी सर्विस, हमारा सैलरी स्ट्रक्चर सही नहीं है, कंपैरेटिव नहीं है. एंड लाइक आई सेड इन मोस्ट केसेस पता चलता है कि वो एक्चुअली कॉम्पनसेशन का मसला नहीं है. आई एम हैप्पी टू अप्रूव एंड गिव दिस पर्सन 20% इंक्रीज, बट वो 6 महीने चलेगा मैक्सिमम. अगर फंडामेंटल मसला हल नहीं करा तो टू योर पॉइंट एग्जैक्टली कि वो अभी कर दिया शॉर्ट टर्म में शोशा कर दिया, बट यू नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अच्छा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की जैसे अभी हम बात की कि मल्टीपल चीज़ें जो 4 आपने ये किए, उसके अलावा वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि फॉर इंस्टेंस जैसे हम अभी ग्लोबली तो हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा बड़ी रिसर्च होती है, चीज़ होती है, पर पाकिस्तान में जैसे आप करने की बात करें तो क्या वो 3-4 मे बी चीज़ें होंगी या जो आप कहते हैं कि सिस्टम्स हैं जो आप चाहेंगे कि अभी करंटली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं स्मॉल कंपनीज में, बड़ी कंपनीज के अंदर, वो कौन से सिस्टम्स हैं? एक तो ये आई वुड से स्टैंडर्ड द एचआर एनालिटिक्स हैज टू बी द लैंग्वेज. इट डजंट मैटर कि आप 30 लोगों की कंपनी है या आप 3000 लोगों की कंपनी है. In HR, analytics has to be the language. अच्छा, यहाँ मैं रोकता हूँ. एनालिटिक्स का मतलब फॉर इंस्टेंस 30 लोगों की कंपनी सही है. वो कहते हैं यार इसमें क्या एनालिटिक्स है, क्या देखेंगे हम, क्या 30 लोग हैं, यही लोग हायर हैं, ये 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं. तो जस्ट टू गिव एग्जांपल, व्हाट आर दीस? So let's take 3 or 4 examples. सबसे पहले तो ये कि मेरा अपना एरिया कि भाई ये बताओ कि 30 बंदों का तुम्हारा मंथली पेरोल कॉस्ट कितना बढ़ रहा है. ठीक है, इसमें तुम दे लेते हैं एग्जांपल, कैश में कहते हैं 10 लाख रुपए ना, 10 लाख रुपए तुम सैलरी दे रहे हो, इनका कोई इंसेंटिव है कि नहीं है. ठीक है, तुम्हारे बेनिफिट्स कॉस्ट क्या है. अगेन बेनिफिट्स में कंपनीज पे अ लॉट ऑफ मनी, बट एम्प्लॉयज को ना पता होता है ना यूटिलाइजेशन होती है. एंड ऑन एवरेज आई वुड से कि अगर तुम्हारा महीने का कॉस्ट पेरोल कॉस्ट अगर 10 लाख रुपए ना, 50 लाख रुपए ना, तो बेनिफिट्स कॉस्ट नहीं भी तो 8-10 लाख से कम नहीं होगा. ये कोई फैक्टर ही नहीं करता है. ठीक है, तो टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट, दैट्स नंबर 1, सिंप्लीफाइड कर दिया है. सीईओ की सैलरी और फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी में 10% 10 टाइम्स फर्क होगा. तो कॉस्ट नॉट एट एन एग्रीगेट लेवल बट बाय लेवल एज वेल. अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी में भाई मसला हो गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है, कह रहे यार हमें पैसे बचाने हैं. अनलेस यू अंडरस्टूड हाउ द कॉस्ट वर्क्स बिटवीन द लेवल्स, आप या तो एक सीईओ वाले बंदे, सीईओ -1 लेवल पे एक बंदे को निकालो या जूनियर बंदे में 8 बंदों को निकालो, कॉस्ट तो सेम ही है, राइट? दैट्स वेयर एनालिटिक्स कम्स इन.
कि एग्रीगेट एवरेज इन मैनी केसेस एड्स नो वैल्यू, राइट? आपके जब तक वो इनसाइट्स नहीं होंगी तो आप डिसीजन कैसे सही लोगे? एंड व्हाट इज द राइट डिसीजन, वेदर टू गेट समबडी हुज CO-1 को एग्जिट करो या 8 बंदे निकालो? आपको डिसीजन मेकर्स कम चाहिए या आपको ऑपरेटर्स कम चाहिए, राइट? दैट्स व्हेयर एनालिटिक्स कम इनटू। सो दूसरी चीज होती है, एग्जांपल हमने बात करी, कंपनी स्पेंड सो मच मनी ऑन ट्रेनिंग, राइट? और सबसे सवाल जो मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि भाई ROI ट्रेनिंग का क्या है, राइट? व्हेन यू रन एनालिटिक्स, एंड आई हैव सीन एग्जांपल्स जहाँ पे आप एक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जब किसी को आपने ट्रेनिंग पे भेजा, आप स्किलिंग पे भेजा, उसको कोई फर्क पड़ा भी कि नहीं पड़ा? एंगेजमेंट पे पड़ा, प्रोडक्टिविटी पे पड़ा, राइट? उसकी रिलेशनशिप बेहतर हुई, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस हुई। अब जिस रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एनालिटिक्स के अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यू विल बी एबल टू मेजर, राइट? कि यार ट्रेनिंग के बाद आने के बाद 3 महीने 6 महीने इसके अपस्किलिंग पे, इसके डिसीजन मेकिंग पे, इसके अपने एटीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो पॉइंट यही है कि देयर आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और मैं यही कहता हूँ कि गूगल पे जाके एनालिटिक्स देखोगे ना तो 200 एग्जांपल्स मिलेंगे। यू डोंट नीड 200, यू नीड टू फिगर आउट विच आर द 5, 7, 10 दैट यू नीड फॉर योर जॉब इन योर कंपनी। एवरीथिंग हैज टू गो बैक टू द कंपनी। एक कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, कंपनी को क्या चाहिए, रैंडम ना बनाए, उसको एक वैल्यू एडिशन करके लिंक करें अपने HR प्लान से अपने बिजनेस प्लान पे। तो एक तो एनालिटिक्स हो गया। आपको मैं सवाल भूल गया, सॉरी। सवाल यही था कि क्या हमें करने चाहिए, हम ये बात एनालिटिक्स से। अब दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन की हमने पीपल लिसनिंग आउट देयर कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा, क्योंकि ये वर्ड जो है ये शायद उस तरह से आपको HR का नहीं लोगों को पता है, तो ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है। दूसरी चीज मैंने बोली, 2 एरियाज आई विल टॉक अबाउट। वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो मैंने बात करी। देखिए, अगर बंदा खुशी नहीं है वैल्यूएशन से, तो मैं ये कहानी कहता हूँ, हम एंगेजमेंट की कहानी कर करके थक चुके हैं पता नहीं 50 साल से, ठीक है? एंगेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बंदे को मोटिवेट करना है, आपको खुश रखना है, यू हैव टू बी फेयर। सो मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मैनेजर से स्टार्ट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे खुदा के वास्ते जो है थोड़ा सा टाइम लगाएं, सही तरह देखें कि मैनेजर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा है, आपका इंटरनल प्रोसेस कैसा है। मैं एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू टू मच डिटेल्स, बट आई वाज राइटिंग अ ब्लॉग लास्ट नाइट कि विद अ फ्यू क्लाइंट्स द डिस्कशन केम ऑन व्हाट इज द स्ट्रेच टारगेट्स। हर कंपनी कहती है कि तुम्हारा ये जॉब है, इस साल तुम्हारे 8 स्ट्रेच टारगेट्स होंगे। मैं कहता हूँ स्ट्रेच टारगेट्स का मतलब होता है वो टारगेट जो आसान नहीं अचीव करना। तुम कह रहे हो कि तुम अपनी जॉब भी करो और तुम 8 स्ट्रेच टारगेट साल में अचीव करके लाओगे, प्रैक्टिकल नहीं है। 3 से 4 बेस्ट प्रैक्टिस ग्लोबल बता रहा हूँ, 3 से 4 होने चाहिए, ठीक है? दे शुड बी लिंक्ड टू व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव इंक्रीमेंटली दिस ईयर, एंड उसका स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड। वो 3-4 अचीव करने में भी आपके जो है ना मतलब काम हो जाएगा आपका, ठीक है? दिस इज द अदर वेरी, मैं बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूँ कि ये आपको चाहिए। तीसरी चीज आई थिंक इज दी, एंड व्हाट आई थिंक द गुड थिंग इज, companies are saying this is not an HR issue, this is a company issue which is the area of wellness. Again हम engagement की बात करते हैं, ठीक है? हम motivation की बात करते हैं। Somebody who's depressed for any various reason, emotional issues। अभी मैं पाकिस्तान की बात में I was reading some medical article जिसमें लिखा कि 80%, 75 to 80% people in Pakistan are suffering from some sort of emotional distress. Completely makes sense। जो हालात चल रहे हैं उसमें poor, no poor, jobless, everybody struggling। और ऊपर से हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल वेलनेस के भी इश्यूज हैं। एंड देयर इज मल्टीपल रिसर्च जिसमें बताया कि अगर फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रेस में हो तो इमोशनल कितना डैमेज पड़ता है, राइट? हमारे यहाँ पे कोई ये बात ही नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई टॉपिक का डिस्कस ही नहीं करा, ठीक है? कोविड की 2 दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च आई जिसमें बोला कि 1 out of 2 एम्प्लॉइज ग्लोबली सॉ अ डिक्लाइन इन देयर मेंटल हेल्थ, राइट? एंड कंपनीज ने उसको इतना सीरियसली लिया। आई नो फॉर अ फैक्ट सम बिग नेम्स जिन्होंने वेलनेस को और मेंटल हेल्थ को अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में डाला हुआ है। HR का किंग सी नहीं है। CEO कहता है कि यार अगर मेरे एम्प्लॉय इंगेज ही नहीं है, अगर वो किसी किस्म के स्ट्रेस में है तो कहाँ से काम करेगा? ही और शी इज नॉट गोना बी प्रोडक्टिव, ही और शी इज नॉट गोना बी इंगेज्ड। पैसे दे दूंगा, फैंसी ऑफिस रख लूंगा, ये एक हद तक काम करता है। बिकॉज कोई बंदा अगर पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियल है, लीगल है, मैरिटल है, कोई somebody is not well, they're not going to be there 100%। तो एक बहुत ज़बरदस्त बात ये हुई है कि कोविड की वजह से इमोशनल वेलनेस पे तो कंपनीज ने बहुत अमेजिंग काम करा है। आई वॉज पार्ट ऑफ सो मेनी नेटवर्क्स, आई वॉज इन मेनी डिस्कशंस विच आई वॉज रियली हैप्पी कि यार कंपनीज ने बोला कि भाई कोविड तो ठीक है, एम्प्लॉयज़ को हमें हेल्प करना, इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू बी नॉट ओके। और यही चीज़ कोविड के बाद भी कंपनीज ने कंटिन्यू रखी है, बिकॉज एज यू नो जो भी हालात चल रहे हैं दुनिया के, हाइपर इन्फ्लेशन वंस इन 100 years वाली है, राइट? उसके बाद वॉर्स का मसला चल रहा है, ठीक है? कॉस्ट बढ़ गई है, सप्लाई चेन कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दूसरी किस्म के इशूज़ आ रहे हैं, राइट? टेक इंडस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैड लेज ऑफ इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, राइट?
तो ये सारी आर ऑल स्ट्रेसफुल फैक्टर, वे बेसिकली अंडर अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर ऑफ सम सॉर्ट। तो कंपनीज ने बोला है कि हमें इसको एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी हमें लेके चलना है कि वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर लुकिंग आफ्टर एम्प्लॉइज, राइट, वट एवर दैट मीन्स। उनको हमें इमोशनल सपोर्ट देना है, वी हैव टू पुट स्ट्रक्चर्स इन प्लेस, वी हैव टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं दूसरा कोई एरिया बताता हूँ जिसको इमोशनल वेलनेस को लेके चल रहे हैं, वो ये है कि आपको हर किसी कंपनी में आपको टाइम ऑफ मिलता है कि भाई तुम्हें अपनी एनुअल लीव मिलेगी 15। कंपनीज यहाँ तक कर रही हैं कि कह रही हैं कि खुदा ना ख्वास्ता, और हमने केसेस देखे हैं कि यहाँ पे अगर तुम्हारे पास या तो नेचुरल डिजास्टर आ गया या डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आ गए या कुछ हो गया, वी नीड टू गिव एम्प्लॉइज टाइम ऑफ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये कंपनीज कर रही हैं बाय द वे, टेक इंडस्ट्री लीडिंग द वे। मटर्निटी पटर्निटी पे जनरली पिछले 2 साल में अक्रॉस द ग्लोब कंपनीज ने बोला है कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि तुम पाकिस्तान में बैठे हो या तुम टर्की में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, इफ यू हैव अ चाइल्ड मदर्स गेट 6 months ऑफ, डजंट मैटर, फादर्स गेट 3 months ऑफ। उन्होंने बोला है कि बंदे को एंगेज रखना है, उसको जब वो वापस आएगा ना, ही और शी शुड बी फुली चार्ज। 2 महीने बाद कोई माँ और बाप जो है ना, उसको इतना छोटा बच्चा है कि वो 100% नहीं दे पाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो कंपनी से रियलाइज कि यार वी नीड टू लुक आफ्टर एम्प्लॉइज, क्योंकि जब ये फुली एंगेज प्रोडक्टिव काम करता है या करती है ना, तो इसकी जो वैल्यू एडिशन है वर्सेस समबडी हु इज नॉट एंगेज्ड, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये इसकी 50,000 रिसर्च जो आप देख सकते हैं कि एंगेज्ड एम्प्लॉइज का इम्पैक्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस पे क्या पड़ता है। तो आई वुड से कि ये वेलनेस का जो एरिया है, जहाँ हमारे यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, ना कोई प्रोग्राम्स हैं, कंपनीज रियली नीड टू इन्वेस्ट। तो हमारे मुल्क में तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यार। कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे जो मसले हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास इतने हैं, एवरीबडी स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, आई नो, यू नो। सो वी नीड टू फाइंड अ वे एंड एट ए स्ट्रेटेजी लेवल वी नीड टू फिगर आउट हाउ डू वी टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी HR प्रॉब्लम्स और Right. ओवरऑल बिजनेस प्रॉब्लम्स कवर कर ली। लास्टली आई वांट टू आस्क यू कि फॉर अ न्यू बिजनेस व्हाट आर दोज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सही, जो कि कंपनीज को करनी चाहिए? सही। सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू समराइज, बट आई वुड से देखें, छोटी कंपनीज में एक मैंने कॉस्ट की बात तो मैं करूँगा। आई थिंक कॉस्ट, यूर अ स्मॉल कंपनी और अ बिग कंपनी, आई वुड से कॉस्ट पे आप बड़ा बी वेरी स्टबर्न अबाउट हाउ यू बिल्डिंग कॉस्ट, दैट्स अबाउट, बिकॉज शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इज आइदर द नंबर 1 और द नंबर 2 कॉस्ट फॉर एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो ये तो होगी नंबर 1 कि कॉस्ट आपको, आप 50 लोगों या 5 लाख लोगों कॉस्ट को आपको कंट्रोल करके रखना है। दूसरी चीज़ ये है, स्पेशली फॉर स्मॉलर कंपनीज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हाट वी कॉल टैलेंट डेंसिटी। मेरी अभी फॉर एग्जांपल स्टार्टअप है, मैं अभी 1 man शो हूँ, मैं फ्रीलांसर के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वर्क विद, सॉरी टू यूज द वर्ड, सब स्टैंडर्ड पीपल, बिकॉज मेरे पास वो लीवे नहीं है। अगर आप 30 बंदों की कंपनी हो, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 15-20% पीपल हु आर नॉट राइट देयर, क्योंकि आप 24 घंटे काम करोगे, मुझे पता है स्टार्टअप में, यू नीड एवरीबडी टू कॉन्ट्रीब्यूट, यू कैन नॉट अफोर्ड। तो सेकंड थिंग आई वुड से इज कि टैलेंट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। आई नो फॉर अ फैक्ट, एंड दिस इज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, कि वी रिकमेंड कि अगर आप किसी रोल के लिए हायर कर रहे हो और आपको सही बंदा नहीं मिल रहा है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड गेट कि यार बंदा नहीं मिला बस पकड़ लो कोई भी। इट इज गोइंग टू एक्चुअली हर्ट यू इन द लॉन्ग टर्म। वेट करो, फाइंड द राइट। आई एक्चुअली मेट अ CEO जस्ट कपल ऑफ डेज बैक, और बड़ी मुझे आई थिंक बात पसंद आई। उसने ये बोला कि हम बंदा ढूंढ रहे हैं एक रोल के लिए, हमें नहीं मिल रहा है, बट आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, आई वांट द राइट पर्सन विद द राइट क्वालिटी। सो दैट वाज द नंबर 2। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप 30-40 बंदा का आप हेड काउंट पहुंच जाते हो ना, दैट्स वेयर आई सेड दैट्स वेयर यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्ग डिजाइन, कि मेरे पास जो ये टीम बनी हुई है 30 लोगों की, ये कितने लेवल्स के ऊपर है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग किसके पास है, राइट। जब आपका ये ऑर्ग डिजाइन आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, गेट द एक्सपर्ट, हायर द एक्सपर्ट। ये हर बंदे की एक्सपर्ट्स की बात नहीं है। देन ऑल्सो फिगर आउट कि रोल्स की वैल्यू क्या है, जैसे हमने बात करी कि रोल साइज क्या है, उसकी बेसिस पे मार्केट प्राइसिंग क्या है, वो है। ये हम बात करें सारे स्ट्रक्चर्स की। जब तक वो हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सही नहीं बनाएंगे ना, तो और अच्छी बात है कि एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया ना, तो ये 30 बंदा जब 300 बनेगा ना, आपका स्ट्रक्चर बेसिक फंडामेंटल्स वही रहेंगे। तो आपने इतनी सॉलिड फाउंडेशन बना ली होगी वो 30-40-50 बंदों में, कि जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे द सेम प्रिंसिपल्स विल अप्लाई। सो आई वुड से दैट्स द थर्ड और द फोर्थ थिंग यू वुड से। फिफ्थ जो हम बात करेंगे वो यही है कि अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्टिक्स की, कि मैनेजर क्वालिटी, राइट, बहुत ज़रूरी है। मैनेजर पे इन्वेस्ट करें, उसको शुरू से, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो, जहाँ पे गैप है, अपस्किल योर मैनेजर्स। मैं फैंसी लंचेस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, बट फंडामेंटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ फेयर, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, एम्प्लॉय को पता हो कि उसको फीडबैक मिल रहा है, अगर उसकी वैल्यूएशन एंड ऑफ द ईयर में हुई है तो उसको सरप्राइज ना होना चाहिए। अगर वो मैनेजर से 25 बार साल में बात कर चुका है, उसको फीडबैक मिल रहा है, तो चांसेस ये हैं कि 95% एम्प्लॉई अपनी एवैल्यूएशन एक्सेप्ट करेगा कि मुझे 25 बार मैनेजर फीडबैक दे चुका है, तो मैं क्या आर्ग्यू करूंगा।
I cannot bullshit anything that the manager doesn't know. He knows exactly what I did, how I did, मुझे क्या challenges हुए, मेरी क्या opportunities थी. I think any company should really invest in this. क्योंकि इसकी मैं अपनी experience में देख चुका हूँ. The value addition in the way you drive business, in the way you bring functional excellence is just amazing. So I would say ये चौथी पांचवी चीज़ ये कि आप अपने performance system पे, manager upskilling पे, ये जो communication है, trust पे, इस पे invest करें. अब ये सारी चीजें करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड एक्सपर्ट्स, ठीक है. अब ये कहना आसान है बट इसको वाकई टू पुट इनटू अ शीट और पुट इनटू अ स्ट्रक्चर, आई थिंक वो ये कि हम खुद सर्टेन लेवल की चीजें तो कर सकते हैं, बट आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक्सपर्ट्स को हायर करें, यू गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड, एंड स्पेशली एचआर की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको शायद अब बहुत ज़रूरी है देना, लाइक यू सेड के नए लोगों को हायर करने के लिए, जेन-ज़ी को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये जो आप आगे एआई का जो वो देख रहे हैं, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद, हर 6 महीने साल बाद आपकी जो है ना मार्केट चेंज हो रही होती है, तो उसके साथ साथ आपको नए लोग भी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को किस तरह इंटरवेंशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड के लिए आई थिंक देयर शुड बी somebody who is looking out for you, और वो कोई बात है कि उसको मे बी नंबर्स में भी आपको बता रहा हो ताकि आप भी कन्विंस हो. जैसे हमने बात की कि कन्वेंशनल बिजनेस में ये भी होता है ना यार वो करेगा क्या, तो वाकई आई थिंक ये प्रॉब्लम है एचआर वालों की, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट कि हमारी वाकई हम इस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आई थिंक सब लोगों को पता चलेगा यार ये कितना जरूरी है. Absolutely. तो विद दैट आई थिंक आई विल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. आपने अपनी फ्लाइट चेंज करें हमारे लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है, और हमने इनको फोर्स किया कि आप आएंगे जरूर, तो इन्होंने वेरी नाइस टू गिव अस टाइम, and thank you once again for taking our time and coming over, and hopefully जो हमारे listeners जो देखने वाले सुन रहे थे, देख रहे थे, उनको ये समझ में आई हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें वो अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. एंड इस सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट समझ के बाद मैं इनसे बहुत सारी एक्सपर्टीज़ के लिए इनको बोलूँगा कि भाई प्लीज़ हेल्प मी ऑल्सो, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड वी नीड पीपल विद सेम माइंड सेट और सेम वेवलेंथ जो आपको हेल्प कर सकें, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एंड हेल्प यू आउट. So we need experts, and yeah, with that I want to thank you so much. Thank you, Shukriya, and hopefully we'll see you soon with more new stuff and new innovations in HR. And we'll thank you so much. Thank you for having me. Thank you for coming. Take care. Thank you. Take care. All right, ladies and gentlemen, this was the Black Box Unboxing Success. We'll see you guys soon.